शुरुआत होती है डूम से और वो चिल्ला कर कहता है, रुको, मैं अभी फाइट के लिए रेडी नहीं हूँ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, अच्छा तुम्हें भी अब टाइम चाहिए, चलो देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम डूम को मौका बिल्कुल भी मत दो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, आप चिंता मत करिए ग्रैंड मिनिस्टर, और एक बात, अब मैं गोकू नहीं बल्कि गॉड फ्यूजन गोकू हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ ये क्या, ये गॉड फ्यूजन गोकू क्या है। विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड वेजिटा, ये तो कुछ अलग ही नया नाम लग रहा है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तो डूम चलो रेडी हो जाओ। इस पर डूम कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे संभलने का मौका दिया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हाँ भाई चलो करो मेरा टाइम वेस्ट। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डूम अपनी इरेजिंग पावर का यूज गॉड फ्यूजन गोकू पर कर देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू एक ही हाथ से डूम की इरेजिंग पावर को रोक लेता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे, तुम इरेजिंग पावर से कैसे बच सकते हो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस पावर से कोई बच नहीं सकता, तुम शायद भूल रहे हो, ये इरेजिंग टेक्निक मेरी क्रिएट की हुई है और इससे बचने का तरीका मुझे आता है। और जैसे ही डूम कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी उसी वक्त डूम के एक बार में 2 पंचेस लग जाते हैं, जिससे डूम को इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला पड़ता है। वेजिटा कहता है, वाह कैकरोट, यो ना बात। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, वो अब कैकरोट नहीं बल्कि गॉड फ्यूजन गोकू है। वेजिटा बोलता है, तुम बीच में मत पड़ो विश, मुझे मैच देखने दो। तभी हम देखते हैं कि डूम गॉड फ्यूजन गोकू पर फायर अटैक करता है, मगर गॉड फ्यूजन गोकू अपनी एनर्जी से उस फायर को स्नो में चेंज कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो डूम, क्या तुम्हें फाइट भी नहीं करना आता। तुम्हें पता है कि अभी तक तुमने इस ड्रिप जैकेट आधी पावर भी यूज नहीं की। ये सुनकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ। तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम ये क्या कर रहे हो, उसे खत्म करके जल्दी से काम खत्म करो। तभी डूम कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गोकू, ये मत सोचो कि तुम मुझसे बच जाओ। तभी डूम अपनी डार्क एनर्जी चार्ज करके गॉड फ्यूजन गोकू के मारने लगता है, लेकिन तभी गॉड फ्यूजन गोकू उस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी से दूर कर देता है। ये देखकर डूम के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने अभी क्या किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुम मुझ पर होली एनर्जी यूज करो या फिर डार्क एनर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी बॉडी दोनों एनर्जी को हैंडल करना जानती है। तभी डूम कहता है, तुम आखिर ये कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हो जिस पर मेरी कोई भी एनर्जी असर नहीं कर पा रही है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मेरी इस फॉर्म को तुम गॉड फ्यूजन गोकू या फिर अवेकन फॉर्म भी कह सकते हो। इस फॉर्म में इतनी पावर एग्जिस्ट करती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें कब मार के चला गया। ये सुनकर डूम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर मैंने तो ड्रिप जैकेट पहनी हुई है, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हा, ये ड्रिप जैकेट तुम बस एक कपड़े की तरह यूज कर रहे हो, कि तुम ये जानते नहीं कि ड्रिप पावर का यूज कैसे करना है। अभी हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू डूम के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे डूम काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी दर्द भी होता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, हाँ गोकू ऐसे ही करते रहो, तुम इसे हरा दोगे। तभी डूम वापस से खड़ा होता है और कहता है, तुमने अपने आप को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है गोकू, मगर तुम अपने साथ साथ मेरा पावर लेवल भी बढ़ा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त डूम अपनी डीमन आर्मी को समन कर लेता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम इनसे क्या करवाने वाले हो। तभी डूम कहता है, जाओ और इसे खत्म कर दो। इसके बाद वो डीमन आर्मी गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, मगर तभी उसी वक्त हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू अपनी फायर ब्रिज से उस आर्मी को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। ये देखकर डूम शॉक्ड हो जाता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुम इन चींटियों की आर्मी से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डूम कहता है, कुछ भी हो, किसी भी हाल में तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं डूम अब गॉड फ्यूजन गोकू पर काफी सारी डीमन आर्मी फिर से छोड़ देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है,
फिर से वही ट्रिक, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे रोक पाओगे? डूम स्माइल करके कहता है, जरा अपने पीछे तो देखो। अब हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन को चारों तरफ से डीमन आर्मी घेर लेती है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, ये ट्रिक नहीं रोक पाएगी मुझे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बीच में कूद पड़ता है और कहता है, क्या करो, तुम डूम को संभालो, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, वैसे इस सब की जरूरत तो नहीं थी, खैर तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर डूम घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और डीमन आर्मी से लड़ रहा होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और विश भी वेजिटा की मदद करने लगते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, लगता है कि डूम काफी ज्यादा डर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं डूम को, वो कहता है, लानत है इस ट्रिप जैकेट पर, ये मेरे किसी काम की नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर व्हाइट गोकू आ जाता है और वो कहता है, तुम इस बार भी गलत हो डूम। डूम व्हाइट गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? व्हाइट गोकू कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी इस बॉडी से मैं कनेक्टेड हूँ। डूम कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? व्हाइट गोकू कहता है, हाँ डूम, तुम्हारे मरने के बाद ही मैं इस बॉडी से आजाद हो पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो ऐसा कभी नहीं होगा। व्हाइट गोकू कहता है, थोड़ी देर पहले तुम इस जैकेट को दोष दे रहे थे, असल में दोष जैकेट में नहीं बल्कि तुम में है, क्योंकि ये ड्रिप जैकेट वो जैकेट है जिसने दुनिया को न जाने कितनी बार बचाया है और तुम जैसे शख्स ने इस जैकेट का नाम खराब कर रखा है। असल में सच ये है कि इस जैकेट को गोकू के अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता। तभी डूम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बातों में उलझाकर मेरा समय बर्बाद करना चाहते हो। तभी व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और गोकू मुझसे जुड़ा है। डूम कहता है, तुम और तुम्हारा वो गोकू दोनों भाड़ में जाओ। तभी डूम व्हाइट गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू बीच में आकर उस एनर्जी को रोक लेता है और स्माइल करके कहता है, तो तुम भाग के यहाँ आ गए हो। डूम कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी हम थोड़ी देर पहले एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे थे, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? इस पर डूम कहता है, तुम शायद मेरे प्लान के बारे में नहीं जान पाए हो, मैं इस पूरे वर्ल्ड को ड्रिप पावर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे डील करोगे, तुम अपनी जान के बदले इस वर्ल्ड को बख्श दोगे। डूम कहता है, क्या कहा तुमने? तुम ये डील करना चाहते हो? तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफर है, तुम अपनी जान मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। डूम कहता है, ये क्या बकवास है, तुम मुझे मुक्ति दोगे, इससे मेरा क्या फायदा होगा? गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, फायदा है, देखो, अगर तुम मुझे जानबूझकर मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें खत्म करूं, तो तुम्हारी सोल हमेशा के लिए मेरे पास कैद रहेगी, और अगर तुम सरेंडर करते हो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी सोल इस बॉडी से फ्री हो जाएगी। डूम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला हूँ। तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम पर बॉमर अटैक या फिर पनिशर अटैक करने वाला हूँ, जिससे तुम बहुत ही तड़पने वाले हो। गॉड फ्यूजन से और वो कहता है, तो बताओ, क्या तुम रेडी हो मेरे बॉमर अटैक को झेलने के लिए? ये सुनकर डूम काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, रुको, प्लीज ऐसा मत करो। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके बोलता है, तुम्हारे पास बस 5 मिनट का ही वक्त है डूम, इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। डूम कहता है, देखो, तुम कहो तो मैं सुधर जाऊंगा, अब से मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुमने अपना 1 मिनट वेस्ट कर दिया है डूम। डूम कहता है, अरे गोकू, तुम तो बहुत ही अच्छे सहन हो, तुम तो अपने दोस्तों को एक चांस हमेशा देते हो, प्लीज मुझे भी एक चांस दे दो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक ही शख्स की 2 बॉडी यहाँ नहीं हो सकती है। डूम कहता है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, नहीं हो सकता, मैं तुम पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। डूम कहता है, अरे नहीं, तुम मेरा सच में यकीन करो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर मैं कभी भी नजर नहीं आऊंगा।
गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर डूम स्माइल कर रहा होता है और अब गॉड फ्यूजन सोचने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि डूम एक अजीब सा इशारा करता है और तभी हम देखते हैं कि लिविंग ट्रिब्यूनल पीछे से गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और गॉड फ्यूजन गोकू अभी भी सोच रहा होता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है ओह नो। तभी गोकू पीछे मुड़कर लिविंग टर्मिनल को देखता है और कहता है तुम कब आए? लिविंग टर्मिनल कहता है क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ? गॉड फ्यूजन गोकू कहता है अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जिसने गोकू को पीछे से धोखे से मारा था। हाँ तुम वही हो। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी गॉड फ्यूजन गोकू लिविंग ट्रिब्यूनल को वहीं पर फ्रीज कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है हाँ, भागने की कोशिश कर रहा है। इसे तुम ही ने बुलाया है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। डूम कहता है नहीं गोकू, मैंने उसे नहीं बुलाया। तभी गॉड फ्यूजन गोकू सीरियस हो जाता है। वो जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करता है वहीं पर लिविंग ट्रिब्यूनल ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है लगता है कि अब इसे गुस्सा आ गया है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है अब तुमने जबकि अपना खुद ही रास्ता चुन लिया तो ठीक है, अब मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू अपना बॉम्बर अटैक का यूज करता है, जिससे डूम एक बहुत ही बड़े एनर्जी जोन में कैद हो जाता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है नहीं प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है जजमेंट स्ट्राइक, और तभी डूम पर काफी सारी एनर्जी ब्लास्ट होनी शुरू हो जाती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। डूम कहता है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहता है कर्मा ब्रेकर। अब हम देखते हैं कि डूम पर काफी खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक होने लगते हैं, जिससे डूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। डूम कहता है नहीं, अब दर्द सहा नहीं जाता, प्लीज मुझे मुक्ति दे दो। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू अपनी बॉम्बर एनर्जी को हटा देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सरेंडर कर दो, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डूम कहता है प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे और सजा मत दो। गॉड फ्यूजन गोकू सीरियस होकर कहता है नहीं डूम, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी मुक्ति के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी तक जिंदगी का सबक ही नहीं सीखा है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू अब एक और पावरफुल एनर्जी का यूज करता है और कहता है सिनर्स एंड, और तभी हम देखते हैं कि डूम की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद डूम का चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है चलो अब मेरा भी काम पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू के सामने वाइट गोकू आता है और कहता है तुमने बखूबी काम किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हो पाया है, तुमने मुझे एक मौका देकर मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। इस पर वाइट गोकू कहता है ये सब करना बेहद ही जरूरी था, इसलिए मैंने ये किया। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसे तुमने बहुत ही अच्छे से उस काम को पूरा किया। डूम को मारकर तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है। अब वक्त है तुम्हारे और मेरे मिलने का। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और वो एक स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइट गोकू अब गोकू की बॉडी में एंटर कर जाता है और अब गोकू अपने वर्ल्ड को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जैनो के पैलेस में, जहां पर अब जैनो फिर से आ चुका है। जैनो कहता है ए गोकू तुम वापस से आ गए। गोकू कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मैं वापस आ गया हूँ और अब देखना, अब मैं इस वर्ल्ड को कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं गोकू तुमने हमें फिर से हमारा पैलेस लौटा दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। गोकू स्माइल करके कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, इसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरा फर्ज था। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है जैनो सामा की जय हो। जैनो पूछता है वेजिटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है मैं कैकारोट को यहाँ से ले जाने आया हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है अरे वेजिटा, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी,
वेजिटा कहता है, काकारोट, मुझे लॉर्ड बीरस ने स्पेशल तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, जाओ गोकू, तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद गोकू एंड वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। जैनो कहता है, नहीं, वो दोनों तो चले गए, मगर तुम भी अब थोड़ा ध्यान देना, पिछली बार की गलती दोबारा मत दोहराना। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना जैनो सामा। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पर गोकू को देखकर बीरस काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये देखो वेश, हमारा हीरो आ गया है, द ग्रेट सन गोकू। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, आप मुझे गोकू नहीं बल्कि डूम कहिए। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, वेश, ये कौन सा गोकू यहाँ आ गया है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस, आप तो बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो। बीरस स्माइल करके कहता है, तो ये मजाक था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी गोकू। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, अब मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी विश कहता है, गोकू, क्या तुमने सच में डूम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस पर गोकू कहता है, हाँ विश, मैंने उसे खत्म कर दिया है, अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा और ना ही वो मेरे अंदर है। वेजिटा कहता है, कमाल है काकारोट, तुम तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हो। गोकू पूछता है, क्या हुआ वेजिटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वेजिटा कहता है, तुम बड़े ही छुपे रुस्तम हो, तुमने अपनी न्यू फॉर्म के बारे में बताया नहीं। ये सुनकर गोकू हंसने लगता है और कहता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है वेजिटा, क्योंकि मैंने अभी कोई नई फॉर्म हासिल ही नहीं करी। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, देखा लॉर्ड बीरस, मुझे इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये पसंद नहीं है, ये हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि इसने अपनी न्यू फॉर्म से डूम को हराया था। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी थी, इसलिए वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। विश पूछता है, तुम ये क्या कह रहे हो गोकू, फिर तुमने इसे हासिल कैसे किया। गोकू कहता है, विश, ये सब मेरे अंदर के गोकू ने मुझसे करवाया, जिससे तुमने मुझे मिलवाया था। तभी विश कहता है, ओह, तो वो भी तुम्हारे साथ है, फिर तो जीत तुम्हारी होनी थी। चलो, अब इस डूम के जाने के बाद हम सब आजाद हो चुके हैं, अब कोई दुश्मन नहीं आएगा। इनकी शुरुआत होती है अर्थ से, जहाँ पर गोकू अपने घर आया हुआ होता है, मगर उसे चीची और गोहान जरा भी बातें नहीं करते। गोकू कंफ्यूज होकर सोचता है, अरे कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। तभी चीची पूछती है, क्या बात है, तुम अब क्यों आए हो यहाँ पर। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। गोहान सीरियस होकर कहता है, डैड, पिछली बार जो आपने बदतमीजी करी थी उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। गोकू कहता है, पर मैंने किया क्या है गोहान। गोहान कहता है, आपने मोम की इंसल्ट की, उन पर आप चिल्लाए भी थे। गोकू अब मन में सोचता है और कहता है, अच्छा, ये शायद उस डूम की बात कर रहा है। गोहान कहता है, जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है और वो कहता है, बदतमीज, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने डैड से किस तरह से बात करनी चाहिए। गोहान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ कब आए। बीरस कहता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि ये गोहान तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, आप नहीं जानते कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। तभी बीरस सीरियस होकर कहता है, ए लड़के, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, क्योंकि तुम जैसे बच्चों को मुझे सुधारना अच्छे से आता है। तुम अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा डैड जिंदा है या नहीं। ये सुनकर चीची शॉक हो जाती है और कहती है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस, गोकू जिंदा नहीं था, मगर कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी बीरस कहता है, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम पहले जिसे गोकू समझ रही थी वो डूम था। ये सुनकर गोहान भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, ये कैसे हो सकता है, डैड की मौत कभी नहीं हो सकती। बीरस गोहान को समझाता है और कहता है, ये सच है गोहान, गोकू एक ऐसी मुसीबत में आ गया था जिसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, और जब हम पर मुसीबत आई तो गोकू वापस से जिंदा होकर हमें बचाने आया, और तुम एक ऐसे महान शख्स से बदतमीजी कर रहे हो। गोकू कहता है, बस भी करिए लॉर्ड बीरस, ये सब तो होना ही था, क्योंकि गोहान और चीची को भी आप लोगों की तरह कुछ नहीं पता था।
गोहान अब गोकू से माफी मांगने लगता है और कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और आपसे बदतमीजी से बात करी। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी विश कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस हम यहाँ पे किस काम के लिए आए थे, वो तो हुआ ही नहीं। बीरस कहता है, तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। इसके बाद बीरस और विश वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है, अब मैं वापस आ ही गया हूँ, तो चलो मिलकर खेत का काम निपटा लेते हैं। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर जैनो का फादर भी आ चुका होता है और वो जैनो को देखकर कहता है, तुम्हें वापस से ओमनी किंग बनता देख मेरा दिल काफी खुश हुआ जैनो। जैनो कहता है, हाँ डैड, और ये सब गोकू ने किया, उसने मुझे फिर से अपना पैलेस लौटा दिया, अब हमारा वर्ल्ड दोबारा से सेफ हो चुका है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, अब हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ हो जाएगी। और अब कहानी की शुरुआत होती है उस ताकत से जिसके पीछे कई लोग सदियों से पीछे पड़े आ रहे हैं, और उस पावर का नाम है यिंग यांग। ये एक ऐसी पावर है जिसे हासिल करने के लिए ना जाने कितने युद्ध लड़े गए और ना जाने कितनों का खून बहा। उस पावर को हासिल करने के लिए लोगों ने एक दूसरे पर हर तरह से वार किए। किसी ने धोखे का वार किया तो किसी ने अपनी ताकत के बल से लोगों पर दबाव बनाया, और ये सब सिर्फ एक ताकत के लिए, और वो है यिंग यांग। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी उस ताकत को हासिल कर लेगा तो वो दुनिया उसके मुट्ठी में होगी। लेकिन इस ताकत का यूज कोई अच्छे के लिए नहीं करना चाहता था। सभी को ये ताकत इसलिए चाहिए थी ताकि वो सबको अपना गुलाम बना सके। और यही सब देखते हुए इस खून खराबे को रोकने की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली, जिसका नाम था मास्टर शिफू। मास्टर शिफू एक ऐसे शख्स थे जो इस खून खराबे को किसी भी तरह से रोकना चाहते थे। इसलिए वो इस यिंग यांग को एक ऐसी जगह पर छुपा देते हैं जहां पर कोई भी इसे हासिल ना कर पाए। लेकिन मास्टर शिफू के इस उठाए गए कदम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो लोग एक दूसरे पर शक करके ये पावर उनके पास हो सकती है, ऐसा सोचकर वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। ये सब देखकर मास्टर शिफू बहुत ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अगर दुनिया में ऐसे ही खून खराबा अगर चलता रहा तो दुनिया वैसे ही तबाह हो जाएगी। इसलिए मास्टर शिफू एक स्कूल खोलते हैं जहां पर वो कुछ होनहार स्टूडेंट को चुनते हैं और वो उन्हें ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि वो इस खून खराबे को रोक पाएं। वो स्टूडेंट हर बार अपने मास्टर से पूछते हैं कि उन्हें ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, और हर बार मास्टर बस एक ही जवाब देता है कि वो उन्हें इसलिए ट्रेन कर रहा है ताकि वो बुराइयों को खत्म करके दुनिया में शांति फैला दे। और फिर वो सभी स्टूडेंट पूरे दिलो जान से ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपने मास्टर के दिखाए गए नक्शे कदम पर चल सके। लेकिन इनमें से एक स्टूडेंट इतना ज्यादा होनहार होता है कि वो शिफू की सिखाई सभी टेक्निक को जल्दी से सीख लेता है, और शिफू उसे इतनी जल्दी ग्रो करते देख काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उस स्टूडेंट का नाम होता है कजारो। कजारो अपने मास्टर शिफू से ये पूछता है कि अगर वो उनका बेस्ट स्टूडेंट बनता है तो मास्टर शिफू उन्हें क्या देंगे। इस पर मास्टर शिफू कजारो को कहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर है, और वो किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करना चाहते, इसलिए वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मगर ये बात कजारो को पसंद नहीं आती। उसे ये लगता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब सबको बराबरी का हक ही मिलना था। लेकिन शिफू कजारो से कहते हैं कि बेस्ट होने की वजह से वो कजारो को एक सीक्रेट बात बताना चाहते हैं। कजारो को लगता है कि ये सीक्रेट बात उसके कोई काम की नहीं है, उसे तो बस पावर चाहिए थी जो मास्टर बाकी स्टूडेंट को छोड़कर बस उसे सिखाए। इसलिए वो शिफू की सीक्रेट बात सुनने से मना कर देता है। मगर शिफू कजारो को रोकते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज को कभी छोटा या वेस्ट नहीं समझना चाहिए, मेरी एक एक बात काफी पावरफुल होती है। कजारो अपने मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि वो उनकी सीक्रेट बात सुनने के लिए तैयार है। इसके बाद मास्टर शिफू कजारो को यिंग यांग की सारी बात बता देते हैं, और वो कजारो को ये भी बताते हैं कि उन्हें ट्रेन इस यिंग यांग की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि वो उन लोगों को रोक पाए जो इसके पीछे पड़े हैं। कजारो शिफू से पूछता है कि वो यिंग यांग इस वक्त कहाँ पर है। इस बात से नाराज होकर शिफू कजारो को डांट लगाते हैं और कहते हैं
मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई ताकि तुम इसकी रक्षा कर पाओ, ना कि तुम इसकी लोकेशन जानो। इस बात पर कजारो कहता है, मगर मास्टर, अगर हमें उसकी रक्षा करनी है तो हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन तो पता ही होनी चाहिए ना। शिफू कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी यिंग यांग पर कोई भी खतरा आएगा तुम्हें अपने आप मुसीबत का पता चल जाएगा। कजारो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शिफू, आपने मुझे मेरे जीने का मकसद बता दिया है। अब मैं पूरे मन से इस ताकत की रक्षा करूंगा और मैं इसे किसी को भी हासिल करने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर मास्टर शिफू को बहुत ही खुशी होती है और वो कजारो पर गर्व करने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मास्टर शिफू की जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा होता है। मास्टर शिफू के सभी स्टूडेंट काफी दुखी हो जाते हैं। कजारो भी काफी दुखी होता है और वो कहता है, मास्टर शिफू, आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन शिफू उनसे जाते वक्त कहता है, जीवन मृत्यु तो इस वर्ल्ड का एक सर्कल है, ये तो चलता ही रहेगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लोगों को इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि तुम इस जीवन चक्र में क्या करने गए हो। इसलिए तुम लोगों को खूब नाम कमाना है और अपनी ताकत से इस वर्ल्ड को हमेशा बचाना है। इसके बाद मास्टर शिफू उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। शुरुआत होती है शिफू की डेथ से और अब हम देखते हैं कि शिफू की मौत से उनके स्टूडेंट काफी दुखी नजर आते हैं। कजारो कहता है, मास्टर शिफू का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल था और अब वो अचानक से हमें छोड़कर चले गए, मगर हम लोगों ने हमेशा जिंदा रखेंगे, हम उनकी दी हुई शिक्षा को हमेशा जिंदा रखेंगे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट पूछता है, कजारो, अब जब मास्टर नहीं रहे तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर कजारो कहता है, करना क्या है, अब हमें मास्टर की इच्छा को पूरा करना है, हमें इस दुनिया को बुराइयों से बचाना है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है, लेकिन कजारो, अभी तक तो हमने किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया। इस पर कजारो कहता है, हाँ, ऐसा वक्त आया तो नहीं, मगर हमें हमेशा रेडी रहना होगा क्योंकि मुसीबत कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। तब तक तुम लोग चारों तरफ निगरानी रखो। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी कजारो वहीं पर रहकर ये सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मास्टर शिफू ने मुझे ही उस यिंग यांग के बारे में बताया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन क्या मास्टर शिफू ने मुझसे सच कहा था? क्या ऐसी पावर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जिसे हासिल करके लोग दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? ये बात है थोड़ी अजीब, मगर मास्टर शिफू मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, इसलिए कुछ तो जरूर है। तो अब मुझे खुद ही इसके बारे में पता करना होगा ताकि इनमें से किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा पर, जो कि सभी स्टूडेंट में सबसे कम उम्र का होता है और वो भी अकेले में जाकर कहता है, मास्टर तो नहीं रहे, अब मुझे ही उस ताकत को हासिल करना होगा ताकि किसी और के पावर वो हाथ ना लगे। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट ताकुजो और अकुरो को भी देखते हैं और वो दोनों भी कजारो और काइटोजा के जैसे ही सेम बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मास्टर शिफू ने यिंग यांग का राज अकेले कजारो को ही नहीं बताया, बल्कि शिफू ने सभी स्टूडेंट को ये बात बताई थी, क्योंकि मास्टर शिफू ने खुद कहा था कि वो अपनी हर टेक्निक और अपना हर सीक्रेट अपने स्टूडेंट में बराबरी में बांटेंगे। मगर सभी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि इस यिंग यांग के बारे में सभी को पता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मास्टर शिफू ने उनके अलावा और किसी को भी ये बात नहीं बताई और इन स्टूडेंट का दिमाग तो अलग ही चलता है, मगर ताकत के मामले में ये लोग बराबर होते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उस यिंग यांग को हासिल करने के लिए मैजिकल गोलम्स आ जाते हैं और वो गोलम्स काफी बड़े होते हैं। वो गोलम्स शहर में चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो मास्टर शिफू, बाहर निकलो, बाहर निकालो उसे कहो कि अगर वो हमें वो क्रिस्टल नहीं देगा तो हम लोग उसके पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद गोलम्स वहाँ पर कई सारी तबाही मचानी शुरू कर देते हैं और अब ये खबर सीधा शिफू के स्टूडेंट तक पहुँचती है। तभी काइडाजो कहता है, शहर में गोलम्स का हमला हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? तभी अकुरो कहता है, ये सब तो तुम कजारो से ही पूछो तो ही सही रहेगा, क्योंकि मेरे ये सारी बातें समझ में नहीं आती। मुझे अगर तुम लोग बोलो कि इन गोलम्स को खत्म कर दो तो मैं कर दूंगा। तभी ताकुजू कजारो से पूछता है, कजारो बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि कजारो मन में सोचता है,
ये गोलम्स यहाँ पर उस यिंग यांग को ढूंढने आए हैं। इसका मतलब कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। तभी टाकुजो कहता है, ओ भाई कहाँ खो गए, जल्दी बताओ कि हमें करना क्या है। तभी कजारो कहता है, इन लोगों को मास्टर शिफू के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए इन्हें मास्टर शिफू की मौत का पता नहीं चलना चाहिए। मास्टर शिफू के इस दुनिया में कई दुश्मन हैं, इसलिए हमें उनका ये राज ही रखना होगा। टाकुजो कहता है, समझ गया, तो अब ये बताओ इन गोलम्स का क्या करना है। कजारो कहता है, ये गोलम्स इतने भी पावरफुल नहीं है, इसलिए इन्हें काइटोजा अकेला ही संभाल लेगा। काइटोजा कहता है, ए कमजोर से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझे कमजोर कहना चाहते हो। तभी टाकुजो कहता है, काइटोजा ये वक्त बहस का नहीं है, इसलिए जैसा कहा गया है वैसा करो। काइटोजा कहता है, ओह ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी यहाँ रहकर पक चुका हूँ। इसके बाद काइटोजा वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम कजारो को देखते हैं और वो पूछता है, आखिर ये रिका कहाँ गई, उसे काफी टाइम हो गया है। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो सीधे गोलम्स से लड़ने के लिए जा चुकी है। गोलम्स रिका को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो कौन आया है, एक लड़की अब ये हमसे लड़ेगी। इस पर रिका कहती है, तुम लोग शायद ये जानते नहीं हो कि तुमने किसके किंगडम में अटैक किया है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। गोलम्स कहते हैं, ए लड़की तू होती कौन है हमें धमकाने वाली, तुम्हें पता भी है कि हम लोग मैजिकल गोलम्स हैं, और अगर तुमने अभी भी हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। तभी रिका कहती है, तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और अब हम देखते हैं कि रिका अपनी एनर्जी चार्ज करने लगती है और गोलम्स अपनी पावर से रिका को इग्नोर करके शहर में तबाही करने लगते हैं। तभी रिका कहती है, क्वांटम रैप्चर, और तभी रिका की एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल में बचकर गोलम्स को लगती है, जिससे गोलम्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। गोलम्स को अब रिका पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी गोलेम्स रिका पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, मगर तभी वहाँ काइटोजा आ जाता है और वो रिका पर एनर्जी शील्ड बना देता है। इसके बाद रिका कहती है, नेबुला स्ट्राइक, और अब एक स्पेस जैसा एनर्जी क्लाउड गोलेम्स पर अटैक कर देता है, जिससे सभी गोलेम्स एक ही बार में मारे जाते हैं। काइटोजा कहता है कि तुम ट्रेनिंग नहीं कर रही हो रिका, अभी मैं वक्त पर आता नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होता, ये तुम जानती हो। इस पर रिका कहती है, मैंने तो तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, वैसे मदद के लिए शुक्रिया। काइटोजा कहता है, चलो अब कजारो ने तुम्हें बुलाया है। रिका कहती है, लेकिन ये शहर इसका क्या। काइटोजा कहता है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद काइटोजा अपनी मास रिजर्वेशन वेव से शहर को पहले जैसा बना देता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर काफी टाइम बीत जाता है और वहाँ पर अभी भी सब कुछ शांति से चल रहा होता है। हम देखते हैं गोहान को और वो गोकू के साथ ट्रेनिंग में लगा होता है। गोहान कहता है, डैड भले ही आप अभी मुझसे काफी पावरफुल हो, मगर एक बात याद रखना, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल होके दिखाऊंगा। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, गोहान तुम ऐसा मत कहो, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतने टफ हो कि तुम्हें हराना काफी मुश्किल है, इसलिए तुम और मैं अब बराबरी पर हैं। तभी वेजिटा कहता है, हाँ क्या नाटक है ये, तुम लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, और क्या करो, गोहान तुम्हें डर कब से लगने लग गया, इसे तो मैं एक ही पंच में हरा दूंगा। तभी गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी जगह तुम ही गोहान से लड़कर देख लो। इसके बाद वेजिटा गोहान के ऊपर अटैक करने जाता है, मगर गोहान वेजिटा को एक ही पंच मार कर उसे गिरा देता है। ये देखकर गोकू हंसने लगता है। तभी वेजिटा कहता है, हाँ ये तो बस शुरुआत थी, एक पंच से कुछ भी नहीं होता है, अब तुम देखो इसका क्या हाल करता हूँ। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, हे वेजिटा जरा संभल कर, हाँ अब वो बच्चा नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक से यिंग यांग का एक ब्लैक होल का हिस्सा बड़ी ही तेजी से आता है और वो सीधा गोहान से टकराकर उसकी बॉडी में चला जाता है। और जैसे वेजिटा गोहान पर अटैक करने जाता है कि तभी गोहान वेजिटा के पंच से अपना पंच क्लैश कर देता है, जिससे वेजिटा का हाथ टूट जाता है और वेजिटा काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और गोहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ था। गोकू गोहान से कहता है, ये तुमने क्या किया गोहान। वेजिटा चिल्लाकर कहता है,
इसने मेरा हाथ तोड़ दिया काकारोट। गोहान अब ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब उसने किया तो किया कैसे। गोकू कहता है, वेजिटा तुम शांत हो जाओ, मैं अभी विश को बुलाता हूँ। गोकू से और जल्दी से वो विश को आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन तभी वहां पर बीरस आ जाता है और पूछता है, अरे तुम लोग यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इस पर गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस जल्दी से विश को बुलाइए, और ये देखिए वेजिटा का हाथ टूट गया है। तभी विश आता है और वो गोकू की सारी बात सुन लेता है। विश कहता है, ये सब हुआ कैसे? तभी गोकू कहता है, विश इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें पहले वेजिटा का पेन दूर कर देना चाहिए। इसके बाद विश वेजिटा को हील करने लगता है। तभी हम देखते हैं गोहान विश को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, रुक जाओ। तभी विश पूछता है, क्या बात है गोहान, तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? गोहान कहता है, बस मैंने कह दिया है कि इसे तुम हील नहीं करोगे। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, ये सब क्या है गोहान? अभी हम देखते हैं गोहान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस वेजिटा को मैं इसी वक्त खत्म कर दूंगा। गोकू भी अब सीरियस हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि गोहान इस तरह का बर्ताव कर क्यों रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान की बॉडी में अचानक से ब्लैक एनर्जी बाहर आने लगती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। विश कहता है, गोकू मुझे गोहान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीरस भी थोड़ा डर कर कहता है, और ये इसमें से कौन सी एनर्जी बाहर आ रही है? इस पर गोकू गोहान से कहता है, गोहान ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो काफी शॉक हो रखे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये क्या हो रहा है? अचानक से मल्टीवर्स का पावर लेवल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? इसने तो पूरे मल्टीवर्स के बैलेंस को ही बिगाड़ कर रख दिया है। अगर इसे इसी वक्त नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। तभी जैनो वहाँ आता है और कहता है, नहीं, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जैनो सामा, मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोहान पर और वो काफी ज्यादा सीरियस नजर आता है। गोकू कहता है, नहीं विश, ये गोहान नहीं है, बल्कि ये गोहान के अंदर से कोई और ही बात कर रहा है। इस पर गोहान कहता है, तुम लोग अब मेरे गुलाम हो और मेरी मर्जी से ही यहाँ पर सब काम होंगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू को गोहान पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, जो कोई भी हो तुम गोहान की बॉडी से बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि गोहान अब गोकू पर डार्क एनर्जी अटैक कर देता है, जो गोकू से टकराकर उसे नीचे गिरा देती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट गोहान पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, यहाँ चल क्या रहा है? विश कहता है, कुछ पता नहीं फादर, ये सब यहाँ पर अचानक से हो गया। तभी वेजिटा कहता है, विश क्या तुम मुझे हील करोगे? तभी विश वेजिटा को पहले जैसा बना देता है। वेजिटा कहता है, लगता है कि मैंने गोहान को कमजोर कहकर उसे गुस्सा दिला दिया है, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसे ऐसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। विश एक काम करो, इसे सेल में बांध कर रख दो। ये सुनकर विश शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मगर फादर, गोकू को ऐसा करना ठीक नहीं लगेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो जब गोहान होश में था तब मल्टीवर्स का बैलेंस बहुत ही बढ़ गया था, इसलिए अभी मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोहान को बांध कर रख दिया गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश इसे यहाँ मेरे पास ही रहने दो, वरना ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गोकू को होश आता है और वो बीरस और वेजिटा से पूछता है, हाँ यहाँ क्या हुआ था और गोहान कहाँ पर है? वेजिटा कहता है, गोहान ग्रैंड मिनिस्टर के पास है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या वो वहाँ क्या कर रहा है? रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, तुम उसे नहीं लाओगे। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो, हमें उसे क्यों नहीं लाना चाहिए? तभी बीरस कहता है, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने उसे कैद में रखा है। सुनकर गोकू शॉक होता है, उसे यकीन नहीं होता कि गोहान को कैद में रख दिया गया है। तभी बीरस कहता है, हाँ गोकू, देखो बात ऐसी है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो तुमने भी देखा और हमने भी, और ग्रैंड मिनिस्टर का ये मानना है
कि गोहान की वजह से मल्टीवर्स का पावर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है चाहे जो कुछ भी हो, गोहान को कैद में नहीं रख सकते। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मुझे ऐसे कैद क्यों किया हुआ है? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोहान, तुमने जो किया उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा। गोहान पूछता है मगर मैंने किया क्या है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने क्या किया? गोहान कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तुमने वेजिटा का हाथ तोड़ दिया था और तुमने अपने डैड पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सब मैं भला क्यों करूंगा? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं वही सब तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। इसलिए तुम्हारी बॉडी को मुझे स्कैन करना ही होगा और माफ करना, इसमें तुम्हें थोड़ा दर्द भी होगा। तो सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अपनी एनर्जी से गोहान की बॉडी का एक सेल स्कैन करने लगते हैं, जिसमें गोहान को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाता है कि तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, आप ऐसा मत करिए। ग्रैंड प्रिंस अब गोकू को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए गोकू? गोकू कहता है मैं गोहान को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। गोकू पूछता है पर क्यों ग्रैंड मिनिस्टर? गोहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे आप इस तरह से सजा दो। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोहान ने तुम पर हमला किया, इससे बड़ा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है फिर तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ये सब हम सब के लिए ही कर रहा हूँ। तभी गोहान कहता है डैड, मुझे लगता है कि ग्रैंड मिनिस्टर सही कह रहे हैं, शायद इस बार मैं लोगों के लिए खतरा हूँ और मुझे यहाँ ही रहना चाहिए। और हाँ, मुझे पता है कि आप इस बार भी हम सबको बचा लोगे। गोकू कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, आप गोहान की जांच कर लीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद सीन जाता है उसी वर्ल्ड में जहाँ से ये यिंग यांग का एक पीस आया था, जहाँ पर कजारो, ताकुजू, काइटोजा और अकुरो आमने सामने खड़े होते हैं और वो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रखे होते हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये देखने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जहाँ पर रिका कजारो से मिलती है और कहती है क्या हुआ कजारो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कजारो पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम बार बार कहाँ गायब हो जाती हो और क्यों? रिका कहती है नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तभी टाकुजू गुस्से में कहता है रिका, ये बदतमीजी क्यों कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि कजारो हम सबसे बड़ा है? रिका कहती है कजारो की गुलामी तुम कर सकते हो मगर मैं नहीं। इस पर कजारो कहता है तुम्हें लगता है कि ये लोग मेरी गुलामी कर रहे हैं? तभी आकुरो कहता है ये हमसे कुछ तो छुपा रही है कजारो, इसलिए हमारा ध्यान भटका रही है। रिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस गोलम्स पर नजर रख रही थी, इसलिए मैं तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाई। इस पर कजारो पूछता है और तुम्हें गोलम्स के बारे में क्या पता चला, जरा मुझे भी बताओगी? रिका कहती है इन गोलम्स को कोई भेज रहा है ताकि वो मास्टर शिफू को खत्म कर सके, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि मास्टर शिफू अब नहीं रहे। सीन की शुरुआत होती है कजारो से और वो कहता है रिका, क्या तुम जानती हो कि इन लोगों को कौन भेज रहा है? रिका कहती है मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो शख्स हमसे दूर नहीं है, वो हमारे शहर के आसपास ही रहता है। काइटोजा कहता है फिर तो उसे ढूंढना इजी है, चलो हम उसे ढूंढ लेते हैं। इस पर कजारो कहता है नहीं काइटोजा, ऐसे उसे हम नहीं ढूंढ सकते हैं, अगर वो हमारे आसपास है तो वो पक्का हम पर नजर रख रहा होगा। तभी अकुरो कहता है लेकिन हमें उसे ढूंढना तो होगा ही। तभी टाकुजू कहता है ठीक है, हम सभी उसे शहर के बाहर चारों तरफ ढूंढेंगे और जिसे उसके बारे में पता चलेगा वो हम लोगों को आकर बताएगा, ओके। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं, मगर कजारो वहीं पर रहता है और कहता है ओह नो, अगर वो शख्स इन लोगों के हाथ लग गया तो मैं उस यिंग यांग को कभी नहीं हासिल कर पाऊंगा, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा, नहीं तो ये लोग उसे खत्म कर देंगे।
और अब हम देखते हैं कि वो सभी अब अपने दुश्मनों को ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद सबसे पहले कजारो उस विलन से मिलता है जो ये सब करवा रहा था। तभी कजारो उससे मिलकर कहता है, ओह तो वो तुम ही हो जो बार बार हमारे शहर पर हमला करवा रहा है। वो विलन कहता है, अच्छा तो तुम शिफू के शहर से आए हो, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तो मामूली शख्स आ ही नहीं सकता, इसका मतलब कि तुम काफी खास हो। कजारो पूछता है, तुम मास्टर शिफू के शहर में क्यों हमला करवाते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी वो विलन कहता है, मैं चाहता हूँ वो शिफू खत्म हो जाए, क्योंकि शिफू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कजारो कहता है, अपनी जुबान संभाल के बात करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे मास्टर के बारे में बोल रहे हो। तभी वो विलन कहता है, ओह तो वो शिफू तुम्हारा मास्टर है, इसका मतलब आज मुझे शेर के शिकार की जगह एक चूहे का शिकार करना होगा। तभी कजारो कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो तुम मुझे चुपचाप से उस यिंग यांग का पता बता दो जिसके पीछे तुम पागल हो। तभी वो विलन पूछता है, क्या कहा तुमने? यिंग यांग? तुम्हें उसके बारे में किसने बताया? कजारो कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मेरे मास्टर से क्या दुश्मनी है? तभी वो विलन कहता है, मेरा नाम केओस है और शिफू मेरा दुश्मन है, क्योंकि कई साल पहले मैं बस उस यिंग यांग को हासिल करने ही वाला था, मगर वो शिफू ने अपनी ताकत से मुझसे वो यिंग यांग छीन लिया और फिर यिंग यांग को कहीं पर छुपा दिया। शिफू ने कसम खाई थी कि वो जब तक जिंदा है वो मुझे यिंग यांग तक कभी पहुंचने नहीं देगा, इसलिए मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर कजारो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, ओह तो ऐसी बात है, इसलिए मास्टर ने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। मानना पड़ेगा मास्टर को। केओस कहता है, मगर तुम क्यों उस यिंग यांग के बारे में पूछ रहे हो? मैंने सुना है कि जो भी उस यिंग यांग को पाने की इच्छा रखता है वो दुनिया को कंट्रोल करने की चाह भी रखता है, इसका मतलब तुम भी। कजारो कहता है, बस बहुत हुआ, अपना मुंह बंद रखो और सीधे सीधे बताओ कि वो क्रिस्टल कहाँ मिलेगा। तभी केओस कहता है, इतनी आसानी से नहीं बच्चे, वो क्रिस्टल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पता सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन शिफू जब तक जिंदा है मैं वहाँ नहीं जा सकता। कजारो कहता है, अच्छा तो तुम क्या कीमत चाहते हो उस यिंग यांग के पता बताने की? केओस कहता है, तुम भला मुझे क्या दे पाओगे? कजारो कहता है, मांग कर तो देखो, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें वो दूंगा। केओस कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर को खत्म कर दो। कजारो थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन केओस की डिमांड यही होती है। तभी कजारो अपना दिमाग लगाता है और कहता है, तो ठीक है, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मास्टर शिफू अब नहीं रहे। ये सुनकर केओस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? शिफू नहीं रहा? मगर कैसे? कजारो कहता है, ये सच है, उनकी उम्र पूरी हो गई थी, इसलिए वो अब नहीं रहे। ये सुनकर केओस को गुस्सा आता है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये शिफू की मौत मेरे हाथों से ही होनी थी, वो ऐसे नहीं मर सकता। कजारो कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, तुमने मुझसे मास्टर शिफू की मौत मांगी, मैंने तुम्हें उनकी मौत की खबर सुना दी, अब मुझे उस यिंग यांग का पता बताओ। केओस कहता है, हाँ अब तुम्हें उसका पता बताना ही होगा, लेकिन ये याद रखना कि उस यिंग यांग तक पहुंचने के बाद भी तुम उसे ले नहीं पाओगे। कजारो पूछता है, मगर क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मास्टर शिफू ने उसे किसी एनर्जी से बंद किया हुआ है? वो सब मैं नहीं जानता, मगर वहाँ पर कोई है जो उसकी पहरेदारी कर रहा था और उसे रोकना किसी के बस की नहीं है। इस पर कजारो कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद केओस कजारो को कहता है, तो ठीक है, तुम्हें वो यिंग यांग मिलेगा टेम्पल ऑफ द फॉलन सन में, वहाँ पर तुम्हें खुद जाना होगा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता हूँ। कजारो कहता है, ठीक है, लेकिन अगर ये बात झूठ हुई तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद कजारो वहाँ से चला जाता है। तभी केओस कहता है, इसे लगता है कि ये मेरा फायदा उठा लेगा,
लेकिन ये जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। इसे वहाँ भेजकर मैं उस रक्षक को और उस शिफू के स्टूडेंट दोनों को रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी और प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं टाकुजू को, और वो अकुरो और काइटोजा से कहता है हमें तो वो कहीं नहीं मिला, मगर वो कहाँ हो सकता है। इस पर अकुरो कहता है कहीं रिका ने हमसे झूठ तो नहीं कहा। तभी काइटोजा कहता है नहीं नहीं, रिका हमसे झूठ नहीं बोलेगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तभी टाकुजू पूछता है लेकिन ये कजारो रह कहाँ गया, और तभी वहां आ चुका होता है केओस। केओस कहता है कजारो और अब वापस भी नहीं आने वाला। ये सुनकर टाकुजू पूछता है तुम कौन हो और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर केओस कहता है मेरा नाम केओस है और मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस पर काइटोजा कहता है ओह सो नाइस, इसका मतलब हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी केओस कहता है क्या कहा तुमने, मुझे ढूंढ लिया? मैं कहीं से भी आता हूँ, ये मेरी मर्जी है और चाहता भी मैं अपनी मर्जी से हूँ। तभी अकुरो पूछता है लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो, कहीं तुम खुद को सरेंडर तो नहीं करने आए हो। तभी केओस कहता है तुम लोग बहुत ओवरथिंक करते हो। सच तो ये है कि तुम लोगों को मैं यहाँ एक बात बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाकुजू कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम हमारी सुनोगे और अपने आप को हमारे हवाले कर दोगे। तभी केओस कहता है तुम बहुत ही गुस्से वाले हो, मगर इस वक्त गुस्से के साथ तुम कभी ये नहीं देख पाओगे कि तुम्हारा दोस्त तुम लोगों को धोखा दे रहा है। ये सुनकर अकुरो कहता है क्या कहा तुमने, धोखा? कौन सा दोस्त, तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर केओस कहता है मैं कजारो की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, उसने यिंग यांग का पता लगा लिया है। ये सुनकर टाकुजू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा, यिंग यांग? इस पर काइटोजा कहता है यिंग यांग का पता कजारो को कैसे पता चल सकता है, ये बात तो मास्टर शिफू ने मुझे बताई थी। तभी अकुरो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है काइटोजा, मास्टर ने ये बात मुझसे कही थी ना कि तुमसे। ये देखकर केओस स्माइल करने लगता है कि तभी टाकुजू कहता है इसका मतलब मास्टर शिफू ने ये बात सबको बताई थी, उन्होंने किसी से भी यिंग यांग की बात नहीं छुपाई। इस पर केओस कहता है हाँ, और यिंग यांग का पता कजारो भी जानता था, इसलिए वो उसे हासिल करने चला गया। तभी टाकुजू कहता है कजारो ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पर अकुरो बोलता है क्या तुम हमें भी उस यिंग यांग का पता बता सकते हो? केओस स्माइल करके कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं चाहता कि शिफू का ये सीक्रेट उसके स्टूडेंट को ना पता चले, इसलिए तुम्हें कजारो टेंपल ऑफ द फॉलन सन में मिलेगा। तभी काइटोजा पूछता है क्या हमें रिका को अपने साथ ले लेना चाहिए? इस पर टाकुजू कहता है नहीं, रिका को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बीच आकर हमें परेशान करेगी। इसके बाद वो तीनों टेंपल ऑफ द सन फॉलन में चले जाते हैं। केओस कहता है अब ये लोग आपस में ही लड़कर मेरा काम और भी आसान कर देंगे। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर, जो कि सबसे पहले टेंपल ऑफ द फॉलन सन में पहुंच जाता है और वो कहता है ओह तो मास्टर शिफू ने इस जगह को चुना, वाकई में ये जगह कमाल की है। तभी वहां पर कजारो को एक ओल्ड मॉन्क मिलता है और वो कहता है तुम कौन हो? कजारो उस मॉन्क से कहता है मैं मास्टर शिफू का नंबर 1 स्टूडेंट कजारो हूँ और मुझे उन्होंने यिंग यांग को लेकर आने को कहा है। वो मॉन्क कहता है तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें मैं वो यिंग यांग ले जाने नहीं दूंगा। इस पर कजारो कहता है आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आइए।